डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड ईयर, अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा पहला लेक्चर है ऑनलाइन और हमारा पहला चैप्टर है होम्योस्टेसिस। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। इट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस। फ्लक्चुएशंस कहते हैं उतार चढ़ाव को, अप्स एंड डाउन्स इन इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इट इज़ एन एबिलिटी विच इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस। आई रिपीट दिस ऑल। Homeostasis is an ability of an organism which helps in protection of its internal environment from the harms of fluctuations in its external environment। अगर हम इसकी डिटेल देखें यानी इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो इर्तिका के दौरान तमाम जानदारों ने यानी एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म tries to maintain a specific setup called its internal environment at every level of organization from cell to an organism। यानी जितने भी ऑर्गेनिज़म्स इस वक्त, जितनी भी स्पीशीज़ यहाँ हमारी इस रुए ज़मीन पे मौजूद हैं, उन तमाम ने इर्तिका के अमल के दौरान, एवोल्यूशन के दौरान एक ख़ास तरह का इंटरनल इन्वायरमेंट सेटअप किया हुआ है। चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म है या वो कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स है। ड्यू टू कंटिन्यूसली चेंजिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, चूँकि हमारा बैरूनी माहौल हर वक्त तब्दील होता रहता है, कभी सर्दी बढ़ जाती है, कभी गर्मी ज़्यादा हो जाती है, कभी पानी वाफर मिकदार में मुयस्सर होता है, कभी पानी की शॉर्टेज हो जाती है। तो ये जो कंटिन्यूसली चेंजिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, इसके वजह से ऑर्गेनिज़म्स अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, एडजस्टमेंट्स बना लेते हैं अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए, उसको महफूज करने के लिए, ताकि वो इस बदलते हुए चेंजिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के काबिल रहें। दिस कैपेसिटी ऑफ ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस। तो अब तक हमने 3 पॉइंट मेन देखे। पहले नंबर पे होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन, ये आप बुक में से भी इसको सॉर्ट आउट इसको देख सकते हैं, यहाँ से भी आप इसको समझने की कोशिश करें तो आप इसको बुक से भी समझ सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा आसान वर्डिंग में अपने तौर पे बयान करने की कोशिश की है। जी, एक चीज़ तो होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन, दूसरे नंबर पे इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट किसी भी ऑर्गेनिज़म का, ये 3 बेसिक पॉइंट्स हमें पहले क्लियर होने चाहिए। ये जो होम्योस्टेटिक एबिलिटी है या ये जो किसी ऑर्गेनिज़म की सलाहियत है होम्योस्टेसिस की, इट इनेबल्स ऑर्गेनिज़म टू कीप फ्लक्चुएशंस, ये जो उतार चढ़ाव हैं इन्वायरमेंट में, इन इट्स इंटरनल इन्वायरमेंट इन ए नैरो रेंज थ्रू कंट्रोल सिस्टम। अब कोई भी ऑर्गेनिज़म अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को इंडिविजुअली तो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन वो इतना ज़रूर कर सकता है कि अपने आप को अडॉप्ट कर ले, अपने आप को उस चेंजिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर ले, तब वो इस चेंजिंग क्लाइमेट, इस चेंजिंग इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के काबिल होगा। अब देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स: वाटर, सॉल्यूट्स एंड टेम्परेचर। हमारी या तमाम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की जो लाइफ है वो इन 3 चीज़ों के गिर्द, ये बुनियादी वाइटल ऑब्जेक्ट्स हैं या वाइटल जो है ना वो एलिमेंट्स हैं जिनके बग़ैर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज़म सर्वाइव नहीं कर सकता। पानी की मौजूदगी,
पानी चूँकि हमारी बॉडी में वाटर सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है, लिहाजा उसमें डिज़ोल्व्ड सॉल्यूट्स, और इसी तरह तीसरे नंबर पे टेम्परेचर है। टेम्परेचर, ये तीन फैक्टर वाटर, सॉल्यूट्स एंड टेम्परेचर which are required to be regulated between organisms and its environment। कि मैंने एक डायग्राम बनाकर थोड़ा सा इसको ब्रीफ करने की कोशिश की है। ये जो दरमियान में छोटा बॉक्स है, इसको आप एक सेल ले सकते हैं, तो इसका भी एक इंटरनल इन्वायरमेंट है, एक इसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। इसी तरीके से ये सेल अगर एक ऑर्गेनिज़म की बॉडी में मौजूद हो तो इसका अपना एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट है। ये बड़ा बॉक्स अगर देखें, इसको हम एक ऑर्गेनिज़म अगर कंसीडर करें तो इसका भी एक इंटरनल इन्वायरमेंट है, एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। नाउ द रेगुलेशन ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोसिस हमने पढ़ा होगा, डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस। लिहाजा ये जो वाटर की आमदोरफ्त है, वाटर की रेगुलेशन है सेल या ऑर्गेनिज़म के अंदर, इसको हम ऑस्मो रेगुलेशन में कंसीडर करेंगे, इसको स्टडी करेंगे। इसी तरीके से जो रेगुलेशन टेम्परेचर की है, ये थर्मो रेगुलेशन कहलाती है। और तीसरा अहम फैक्टर वो होते हैं सॉल्यूट्स। सॉल्यूट्स बॉडी में एक ख़ास लिमिट तक के लिए फ़ायदेमंद हैं, उससे ज़्यादा वो हार्मफुल हो जाते हैं, लिहाजा इनको भी प्रॉपरली सिक्रीट करना होता है, और अगर कम हो जाएं तो फिर इनका इनटेक ज़रूरी होता है। तो ये तीन हमारे बुनियादी फैक्टर्स हैं जिनके ज़रिए हमारी बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज़म्स का उनका जो एक होम्योस्टेटिक सिस्टम है वो वर्किंग करता है। अब हमने एक बात की थी कि ये जो होम्योस्टेसिस का निज़ाम है, ये भी एक कंट्रोल सिस्टम के ज़रिए रेगुलेट होता है। तो इसको हम देखते हैं। सिमिलरली द कंट्रोल सिस्टम आल्सो फ्लक्चुएट इन नैरो रेंज टू कीप बॉडी इन नॉर्मल कंडीशन। तो ये कंट्रोल सिस्टम भी चेंज होता रहता है। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल, सर्दियों के अंदर गर्मियों के अंदर हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है पीने के लिए, और हम यूरिनेट कम करते हैं, यानी हमें पेशाब की हाजत कम होती है, लेकिन पानी हम ज़्यादा पीते हैं। जबकि उसके बरक्स सर्दियों में हमें कम पानी की प्यास महसूस होती है जितनी गर्मियों में हमें होती है उसकी निस्बत। इसी तरीके से जब किसी को कोई बॉडी में बुखार हो जाए या कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई एक्सटर्नल पार्टिकल बॉडी में चला जाए, तो बॉडी का जो होम्योस्टेटिक कंट्रोल सिस्टम है, टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाला, यानी थर्मोस्टेट कह लें उसको बॉडी का, वो थोड़ा सा अपने टेम्परेचर की रेंज को चेंज कर देता है, जिसे हम कहते हैं कि बॉडी फीवर की कंडीशन में चली गई है। वो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट की बजाय थोड़ा सा राइज़ करके 99 या 100 पे चला जाता है। ये हमारी बॉडी का एक थर्मोस्टैटिक सिस्टम है टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। तो आवर लिविंग कंट्रोल सिस्टम या होम्योस्टैटिक सिस्टम वर्क्स एग्जैक्टली लाइक अ फिज़िकल सिस्टम विच हैव 3 कंपोनेंट्स। 3 चीज़ों के ज़रिए हमारा ये होम्योस्टैटिक सिस्टम फंक्शन करता है। सबसे पहले रिसेप्टर्स हैं विच रिसीव द चेंज इन द इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, देन दे सेंड देयर मैसेज और सिग्नल टू अ कंट्रोल सेंटर which may be brain, which may be any other spinal cord or any part of our nervous system. And then last one is effector. Effectors may be muscles, may be any secretory organ, etc. तो ये 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो हमारी बॉडी का होम्योस्टैटिक सिस्टम रेगुलेट करते हैं, उसको चलाते हैं, जिसके ज़रिए हम एक नॉर्मल लाइफ
गुजार रहे होते हैं। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला हम ये सिलसिला अब आगे कंटिन्यू रखेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।